पर बाड़ लगा रहे बीएसएफ के जवानों और बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स के बीच में झड़प हो गई। बांग्लादेश के गार्ड फेंसिंग लगाने का विरोध कर रहे थे, बाड़ेबंदी में बाधा डाल रहे थे, जिस पर बीएसएफ के जवानों ने करारा जवाब दिया और दो टूक कहा कि बॉर्डर पर बाड़ेबंदी का काम जारी रहेगा। दरअसल भारत के 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है। इनमें सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही बांग्लादेश के साथ में 2216 किलोमीटर लंबी सीमा है। इस सीमा का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिना बाढ़ के है। इसके चलते सीमा पर तस्करी और घुसपैठ का खतरा बना रहता है और उसे रोकने के लिए बीएसएफ बॉर्डर पर फेंसिंग कर रही है, लेकिन बांग्लादेश बार बार इसमें अड़ंगा लगा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर बीजेपी बार बार सीमा पर कटीले तार लगाने में बाधा क्यों डाल रही है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? रिपोर्ट देखिए। इस तस्वीर ने बांग्लादेश की यूनुस सरकार के होश उड़ा दिए हैं। चेहरे की रंगत बदल दी है, हवाइयां उड़ा दी हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद यूनुस के पैर लड़खड़ाने लगे हैं, हाथ कपकपाने लगे हैं। उनकी सेना डरी हुई है, घबराई हुई है। इस तस्वीर ने हिंदुस्तान के वीर जवानों का दम दिखा दिया। इस तस्वीर ने बता दिया, जता दिया है, हिंदुस्तान का जवान ही नहीं, आम आदमी भी भारत माता के लिए किसी से टकरा सकता है, जान की बाजी लगा सकता है, अपनी जमीन के लिए मर मिट सकता है। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के मालदा की है, जहां के सुखदेवपुर इलाके में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी आई तो थी बॉर्डर पर हो रही फेंसिंग रुकवाने, लेकिन बीएसएफ जवानों और हिंदुस्तानियों के गुस्से को देखकर उसे उल्टे पैर वापस लौटना पड़ा। इस दौरान यहां जमकर जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे गूंजे। बांग्लादेश इन दिनों अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। पड़ोसी देश में हिंसा चरम पर है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस अभी तक देश को संभालने और उसे एकजुट करने में पूरी तरह फेल साबित हुए हैं। बॉर्डर पर भी इसका असर देखा जा रहा है। बड़ी तादाद में बांग्लादेशी बॉर्डर क्रॉस कर इंडिया में प्रवेश कर रहे हैं। तस्कर उथल पुथल के माहौल का फायदा उठाकर भारत के लिए खतरा पैदा करने में जुटे हैं। आतंकियों का भी खतरा लगातार बना हुआ है। इसी को देखते हुए बीएसएफ ने पूरे इलाके में फेंसिंग का फैसला लिया था, लेकिन बॉर्डर पर भारत की तरफ से फेंसिंग के फैसले से यूनुस सरकार के पेट में दर्द हो गया और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश इसे रोकने के लिए पहुंच गई, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी। बीएसएफ ने बीजेपी को दो टूक कह दिया। बाढ़ भारतीय क्षेत्र के अंदर लगाई जा रही है। बॉर्डर पर बीएसएफ और बीजेपी के बीच तनाव के बाद इस इलाके में क्या हालात हैं, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में जो बॉर्डर लाइन गुजरा है, उस बॉर्डर लाइन में पश्चिम बंगाल का बहुत सारा जगह ऐसा है जिस जगह में अभी तक फेंसिंग नहीं है। और उसी एक जगह में इस वक्त मैं खड़ा हूँ, मालदा का वैष्णव नगर सुखदेवपुर एरिया, जिस जगह में 2 दिन पहले एक झमेले का बात हुआ था बीएसएफ और बीजेपी के बीच में। ये झमेला हुआ था इस एरिया में, यानी मालदा सुखदेवपुर जो एरिया है, इस एरिया में फेंसिंग लगाने को लेकर ये झमेला हुआ था। मैं एक बार, मेरा कैमरा पर्सन आपको दिखा रहा है कि एकदम ठीक मेरा पीछे जो हिस्सा है, जो ढाली जमीन है, उस ढाली जमीन के ऊपर जो फेंसिंग लगा हुआ है उसी जगह तक फेंसिंग है, मगर उसके बाद से जो एरिया है उस जगह में कोई फेंसिंग नहीं है। भारत के 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है। अकेले पश्चिम बंगाल में ही बांग्लादेश के साथ 2216 किलोमीटर लंबी सीमा है। इस सीमा का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिना फेंसिंग के है। इसके चलते सीमा पर तस्करी और घुसपैठ जैसी समस्याएं होती हैं। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल और शेख हसीना सरकार के पतन के बाद इसे लेकर कुछ ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। उधर पाकिस्तान के साथ बढ़ते बांग्लादेश के रिश्ते भी भारत के लिए चिंता की बात है। ऐसे में सीमा पर फेंसिंग लगाने का काम जोर शोर से शुरू किया गया है। ठीक सुखदेवपुर में जिस जगह में मैं खड़ा हूँ, एक खेतीबाड़ी का जगह है। ठीक इस खेतीबाड़ी का जो जमीन, उस जमीन के उस पार में ही है बांग्लादेश। और भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में जो कटातार रहता है, जो फेंसिंग रहता है, वो बहुत सारे जगह में नहीं है। ठीक मेरा पीछे जो हिस्सा है, जिस जगह में ये खेतीबाड़ी हो रहा है, ठीक उसके पीछे वाला हिस्सा, उस जगह में फेंसिंग है। और
उस जगह के बाद से लगातार बहुत सारे जगह, मैं एक बार दिखाऊंगा आपको, ठीक मेरा सामने जो फेंसिंग है और फेंसिंग ना होना का जो जगह, ये जगह का परिमाण आप देखेंगे कि लगातार जो एरिया आपको दिखाएगा, पूरा खाली जो एरिया, जो ढाल एरिया, उस पूरा ढाल एरिया में कोई फेंसिंग नहीं है। और ये फेंसिंग नहीं होने की वजह से बहुत सारे इन्फिल्ट्रेशन का कोशिश इस जगह से हुआ है। बीएसएफ के एक्शन के बाद बांग्लादेश को होश आ गया है। उसे पता चल चुका है वो किससे भिड़ने की गलती कर रहा है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को भी भविष्य के लिए सबक मिल गया है। ऐसे में वो दोबारा ऐसी भूल कभी भी नहीं करेंगे। भारत बांग्लादेश बॉर्डर से रैनिक दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। फंडिंग यानी कि चंदा लेने के बारे में आतिशी बात कर रही थी और आम लोगों से सहयोग की मांग भी कर रही थी। आगे बढ़ेंगे बांग्लादेश से। अगली खबर, बांग्लादेश जहां पर भारत के बीच में तनाव लगातार बढ़ रहा है। बांग्लादेश और भारत के बीच में जो टसल है वो बढ़ती हुई दिख रही है। बॉर्डर पर फायरिंग से एक बांग्लादेशी जख्मी भी हो गया है। जो जानकारी है, बांग्लादेशी तस्कर को गोली लग गई है। बीएसएफ पर गोलीबारी का आरोप लगा दिया गया है। बांग्लादेश ने बीएसएफ पर सीमा पर फायरिंग का आरोप लगाया है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि बीजीबी के कमांडर ने यह दावा किया है कि अजमतपुर सीमा के पास भारतीय सीमा सुरक्षा बल की गोली लगने से एक बांग्लादेशी युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। इससे पहले रिपोर्ट में हमने आपको दिखाई थी कैसे तस्कर यहां तस्करी करने की कोशिश में थे। 59 बीजीबी बटालियन के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल गोलाम किबरिया का आरोप है कि अजमतपुर सीमा पर यहां पर फेंसिडिल की तस्करी करने की कोशिश करते हुए शाहिदुल बीएसएफ की गोली लगने से जख्मी हो गया। घटना के बाद शाहिदुल जख्मी होने के बावजूद बांग्लादेश में वापस भागने में कामयाब रहा। बीएसएफ ने घटनास्थल पर फेंसिडिल की 25 बोतलें, एक चाकू और एक टॉर्च से भरी हुई बोरी छोड़ी है। बीएसएफ और तस्करों के बीच में टकराव की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, जहां पर जो तस्कर थे हाथों में भाले लेकर पहुंचे थे। बीएसएफ ने भी जवाबी कार्रवाई की, हवाई फायरिंग भी की, जिससे कि तस्कर भाग खड़े हुए बांग्लादेश की सीमा में भाग गए थे। इसको लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में जुड़ गए हैं खास मेहमान अरविंद सिंह तेजावत जी, मेरे साथ में विदेश मामलों के जानकार, और मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत। मेजर जनरल बंसल, हमने तस्वीरें दिखाई जहां पर तस्कर तस्करी करने की कोशिश करते हुए नजर आए, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए उन्हें ऐसा दौड़ाया कि वापस भाग गए। अब अलग अलग तरीके से बांग्लादेश में आरोप लगाए जा रहे हैं बीएसएफ जवानों पर। कहा जा रहा है कि गोली मार दी बांग्लादेशी युवक को। देखिए रचना जी, गुड मॉर्निंग। ये जो झूठे आरोप हैं, झूठे आरोप का मतलब ये है कि 10 लोग तस्करी के वजह से हमारे हिंदुस्तान में घुस रहे थे, उनको वापस भगाया, जिसमें 2 तो हिंदुस्तानी ही थे और 8 जो है बांग्लादेशी। यहाँ से तस्करी करते हैं, जो हमारे जानवर हैं उनकी, खास करके बुल्स जो हरियाणा से या राजस्थान से जाके उनका तस्करी होता है, उसको रोकने के लिए जो है इस तरह की जो कार्रवाई की जाती है। तो ये एक तस्करी का मामला है और तस्करी के मामले में तो बांग्लादेश को भी इसमें सहयोग देना चाहिए। तस्करी एक परमिटेड नहीं है, दोनों देशों के लिए ठीक नहीं है। कहा यह जाता है कि जो वहाँ से हिल्सा जो मछली है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है और उसका जो रेट है जो बंगाल के अंदर में करीब 2,500 रुपीज़ पर किलो तक चला जाता है। वो एक टेस्टी होती है, जो स्वीट वाटर में होती है, जो वहाँ की पद्मा रिवर है, और यहाँ से जानवरों की तस्करी होती है। तो इस तस्करी को रोकना बहुत ज़रूरी है। जो जैसा कि अभी आपने भी बताया था कि 2216 किलोमीटर लंबा बॉर्डर तो बंगाल वेस्ट बंगाल के साथ में ही है, बाकी तो 4000 से भी ज़्यादा है। तो वहाँ पर कुछ जगह पर फेंसिंग है, कुछ जगह पर नेचुरल जो है वो रिवर दोनों देशों को सेपरेट करती है। तो बांग्लादेश के अंदर में जो कट्टरवादी हैं वो आजकल अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं और पता लगा कि उन्होंने किसी इस्लामिस्ट कट्टरवादी को वहाँ पे जो वहाँ की बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड है उसमें भेजा है और उन्होंने ये कहा कि हमारे तरफ की जो 4.8 किलोमीटर रिवर है वो उन्होंने अपने मोटर बोट के थ्रू उस पर कब्जा करने की कोशिश की है, जबकि एक अफवाह थी वहाँ की जनता को खुश करने के लिए, क्योंकि बांग्लादेश की हालात बहुत ख़राब है। उनके पास में कोई ऐसे जो मोटर बोट वगैरह नहीं है कि वो जाके उसका जो वो कर सकें या किसी तरह की निगरानी कर सकें। हिंदुस्तान के जो हमारे भारत के साथ में हमारी जो बीएसएफ पूर्ण तरह से सक्षम है। बॉर्डर की फेंसिंग की जा रही है और फेंसिंग के साथ साथ
जहाँ पर फेंसिंग नहीं की जा सकती, जैसे कि रिवर है, वहाँ पर कुछ पिलर गाड़ दिए जाते हैं और वहाँ पर ड्रोन के द्वारा जो है निगरानी की जाएगी। तो हमारी जो बीएसएफ पूरी तरह से चाक चौबंद है और किसी तरह की जो उनकी जो मिस एडवेंचरस जो उनके ख्यालात हैं उसको नहीं होने दिया जाएगा। जी रजनी। जिस तरीके से आपने बताया बीएसएफ के जवान 24 घंटे सातों दिन मुस्तैद भी, साथ ही साथ हम देखते हैं कि भारतीय जो सेना है वो हर तरीके से सक्षम भी है। अरविंद सिंह तेजावत जी, अगर तस्करी के इस मामले को मैं उठाऊं और इसके साथ साथ मैं पिछली कुछ घटनाओं को जोड़ दूं, फेंसिंग नहीं होना एक रीजन हो सकता है, लेकिन भारत बांग्लादेश के बीच में रिश्तों में जो तनाव पिछले कुछ दिन में बढ़ा है, क्या इसलिए इन तस्करों के हौसले बुलंद हो गए, या अमूमन हम देखें कि इस तरह की कोशिश होती होगी? रचना जी, आपने और बंसल साहब ने बहुत ही बेहतर तरीके से, और खासकर इंडिया टीवी के जो ग्राउंड इंडिया न्यूज़ रिपोर्टर सर। है उन सब ने बहुत ही, जी सॉरी, यस, इंडिया न्यूज के जो ग्राउंड रिपोर्टर हैं उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से इसको बताया है। पर चीजों को और देखिए कि ऐसा नहीं है कि ये तस्करी पहली बार हो रही है, ये तो काफी दशकों से चली आ रही है। पर अभी भारत का संदेश ये है, जो कि जनरल साहब, मेजर जनरल साहब भी अच्छे से जानते हैं, कि आप हमारे खिलाफ बयानबाजी करेंगे और हम चुप बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। अब हम आपके तस्करों को भी रोकेंगे और आपने जो बेवकूफियां की है उसका जवाब भी देंगे। जब 1947 में भारत आजाद हुआ था, तब ये मसला था कि क्या भारत को अमेरिकी खेमे में चले जाना चाहिए। तब ये था कि भारत के पास एक मजबूत साम्यवादी पड़ोसी है, क्या उससे दुश्मनी लेना ठीक है? भारत ने नहीं ली और 62 के वॉर के अलावा लगभग शांति बनी रही, तो इससे दोनों ही देश विकास करते रहे। अब अगर बांग्लादेश उस नीति को पालन नहीं करता और भारत से दुश्मनी लेना चाहता है, खासकर एक ऐसे मजबूत पड़ोसी से, तो उसके परिणाम तो भुगतने होंगे। और जहां तक इंडिया न्यूज के ग्राउंड रिपोर्टर और बंसल साहब और आपका निष्कर्ष है, तो मैं उससे सहमत हूँ रचना जी। मुझे उम्मीद है आप मेरा संकेत भी समझ गई होगी और इसके पीछे जो कूटनीति और राजनीति है वो भी सबको समझ में आ रहा होगा। रचना जी, अब जिस तरह की ये हरकतें बढ़ रही हैं सीमा पर और अलग अलग तरीके से इस पर अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं, वो एक एक अपडेट भी हम दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। इस बीच एक बड़ा अपडेट भी है, मोहम्मद यूनुस का पाकिस्तान प्रेम फिर से दिखाई दिया है। पाकिस्तानियों के लिए वीजा प्रतिबंधों में बड़ी ढील देने की जानकारी है। वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी दी गई है। अब इसे पाकिस्तान के प्रति प्रेम ना समझा जाए पर मेहरबान दिख रहे हैं। यहां बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने पाकिस्तान के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए हैं। ढाका ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा प्रतिबंधों में बड़ी ढील दी है, जिसके चलते अब पाकिस्तानियों के लिए बांग्लादेश की यात्रा करना बड़ा आसान हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश ने पाकिस्तानियों के लिए वीजा नियमों को आसान बना दिया है। अब पाकिस्तान के नागरिक अपने वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बांग्लादेश के इस कदम के बाद ढाका में अब भारत विरोधियों की एंट्री आसान हो गई है। पाकिस्तान लंबे समय से बांग्लादेश में घुसने की कोशिश करता रहा है, लेकिन शेख हसीना के रहते उसे ये कामयाबी नहीं मिल पाई थी। अब हसीना के जाने के बाद उसके लिए मौके मानो खुल गए हैं। यूनुस सरकार इसमें खुलकर उसे मदद कर रही है। पाकिस्तान की ढाका में मौजूदगी भारत के लिए पूर्वोत्तर में खतरा बन सकती है। इस खतरे को कैसे देखा जाए बंसल सर? ISI यहाँ पर जो सब कुछ भड़काते रहते हैं, और जैसे आपने कहा नागरिकों को तो वीजा दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो अचंभे की ये है, और जो बहुत खतरनाक है हिंदुस्तान के लिए भी और ये बांग्लादेश के लिए भी, बांग्लादेश को इस चीज़ का शर्म आनी चाहिए कि जिस फौज ने, पाकिस्तानी फौज ने इनके 30 लाख लोगों को मारा, 3 लाख औरतों का बलात्कार किया, उसी को इनवाइट करके उसको सम्मान देके उनसे ट्रेनिंग ले रहे हैं। जो वहाँ की सेना अभी इनको ट्रेनिंग देगी, और ट्रेनिंग देने का इनका मकसद ही सिर्फ ये है कि एक अफरा तफरी का माहौल पैदा करना। इनकी दोनों देशों की इकोनॉमी ध्वस्त हो रही है, और फिर भी जो अपनी सीमाओं को ये अपनी सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं। उधर से अराकान आर्मी जो है इनके ऊपर हावी है, और जो सेंट मार्टिन द्वीप है उसके ऊपर भी आक्रमण कर दिया है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है, वहाँ पर जो TTP है और जो तालिबान उनके ऊपर जो कब्जा करते जा रहे हैं, उनके सैनिकों को मार रहे हैं और अंदर घुसे हैं, और इकोनॉमी ध्वस्त है। लेकिन उसके बावजूद भी जो पाकिस्तान है वो बांग्लादेश में आकर के अशांति फैला रहा है, और उसमें ISI
और जो जमाते इस्लाम है इनका ज़्यादा अहम रोल है, और इनका रोल होने की वजह से ये बिल्कुल बांग्लादेश को बर्बाद कर देंगे। और इनकी मिलिट्री अभी इनके पास में पूरी तरह से कोई इकोनॉमी इतनी ध्वस्त हो रही है, बड़े बड़े देश हैं जो मिलिट्री पे पैसा खर्च करते हैं वो खत्म हो चुके हैं, उनकी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है। आप चाहे रशिया को ले लीजिए, ईरान को ले लीजिए, और बांग्लादेश की तो औकात क्या है कि ये अपना मिलिट्री का बजट बढ़ा करके, और जानता है कि जो भारत इतना सशक्त देश है कि उनके साथ कभी भी ये सदियों तक लड़ते रहे, कभी कोई कामयाबी नहीं होगी और भारत को उकसाना इनके लिए महंगा पड़ेगा। तो इस बात को जानते हुए भी मुझे समझ में नहीं आता कि जो बांग्लादेश है वो इस तरह के कदम क्यों लेकिन उठा रहा हैरानी है। इस और बात की कि पाकिस्तान बांग्लादेश लगातार इस तरह की हरकतें कर रहा है। कल ही हमने खबर बताई थी आईएमडी के 150 साल पूरा होने पर जो सेमिनार रखा गया, वहां बांग्लादेश ने निमंत्रण को ठुकरा दिया, जबकि पाकिस्तान ने हामी भर दी आने के लिए। तो ये अलग अलग सी घटनाएं हैं जो बता रही हैं कि बांग्लादेश को या तो भड़काया जा रहा है भारत के खिलाफ, या कुछ ऐसी चीजें भरी जा रही हैं कि बांग्लादेश अब अपनी सुध, अपनी विवेक को खो चुका है। इस बीच एक और बड़ा अपडेट, हिंदुओं पर अत्याचार पर यूनुस सरकार ने बेतुका बयान भी दिया है। हिंदुओं पर हमलों की घटनाएं राजनीति से प्रेरित हैं, सांप्रदायिक नहीं बल्कि राजनीतिक प्रकृति की थी ये सभी घटनाएं। हिंसा की शिकायतों के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी करने का दिखावा कर दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर यूनुस सरकार की पुलिस का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। बांग्लादेश सरकार ने पुलिस की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि देश में 4 अगस्त 2024 के बाद अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले और बर्बरता की ज्यादातर घटनाएं सांप्रदायिक नहीं है बल्कि राजनीतिक प्रकृति की थी। बांग्लादेश पुलिस ने अल्पसंख्यक समुदाय से संपर्क बनाए रखने और सांप्रदायिक हिंसा की शिकायत सीधे हासिल करने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की प्रेस शाखा ने एक बयान में कहा है कि पुलिस ने यह जांच बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के इस दावे के बाद की कि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के आरक्षण विरोधी आंदोलन के बीच में पिछले साल 5 अगस्त को देश छोड़कर चले जाने से एक दिन पहले से लेकर इस साल 8 जनवरी तक सांप्रदायिक हिंसा की 2010 घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। अब यहाँ जो घटनाएं दर्ज की गई हैं, इससे कहीं ज्यादा ये घटनाएं रियल में हो चुकी हैं। अरविंद सिंह तेजावत जी, व्हाट्सएप नंबर जारी करने का दिखावा तो हो गया है, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये कह रहे हैं कि ये सांप्रदायिक हिंसा नहीं, ये तो राजनीतिक तरीके से घटी हुई घटनाएं हैं। रचना जी, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जो सांप्रदायिकता है वो दरअसल एक दक्षिण एशिया की एक बड़ी समस्या है और बांग्लादेश भी उससे अछूता नहीं है। तो यह कहना कि ये केवल है, पर यह है कि ऐसे में जो भारत के डिप्लोमेट इसे कैसे ट्रीट करे, क्या वो उसे बांग्लादेश का इंटरनल प्रॉब्लम समझे, या हम समझे कि क्योंकि वहाँ के बांग्लादेश के जो हिंदू भाई हैं उनका कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स हैं वो यहाँ के भारत के लोगों से जुड़ता है, तो वह क्या करें। तो यहाँ है कि इसमें भारत का हित और अहित किसमें है। यहाँ बांग्लादेश को यह समझना चाहिए कि भारत से दुश्मनी मोल लेकर, जैसा कि बंसल साहब ने भी कहा है और सारे ही रक्षा विशेषज्ञों का और कूटनीतिज्ञों की ये राय है कि दोनों के लिए अच्छा ये है कि दोनों साथ मिलकर उन्नति करें। अभी जो बांग्लादेश कुछ विदेशी ताकतों के, और सीधा सीधा अगर इशारा करें तो चीन के दबाव में वह भारत के खिलाफ जो बयानबाजी कर रहा है वह ठीक नहीं है। ऐसे में भारत को, मुझे लगता है कि ये काफी जरूरी है कि वह चीन के दखल को बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव हर जगह से कम करें, और यहाँ हमारी डिप्लोमेसी की विजय होगी अगर हम बांग्लादेश के लोगों को यह समझाने में कामयाब रहे कि भारत को साथ लिए बगैर वह नहीं चल सकता है। रचना जी, और 2000 के आसपास ये घटनाएं बताई गई हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं। बंसल सर, इससे भी तो मंशा साफ हो जाती है ना, अगर आप किसी घटना को दबाते हैं, छिपाते हैं, आंकड़े कुछ के कुछ बताते हैं, और फिर यहाँ एक ये भी एंगल दे दिया गया कि ये तो राजनीति से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, सांप्रदायिक किसी तरीके से नहीं है। फिर ये दिखावा भी हो गया कि भाई यहाँ जहाँ भी घटनाएं हो रही हैं वहाँ आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए या फिर इस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। देखिए, वहाँ की पुलिस कोलैप्स है और ये तो बिल्कुल एक हास्यास्पद है कि ये राजनीतिक घटनाएं हैं। जो हिंदू वहाँ पर अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो क्या राजनीति करें। तो राजनीति का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये तो अनर्गल बयान है कि ये राजनीतिक हत्याएं हैं या इंसिडेंट्स हैं। वहाँ तो जो हिंदुओं को सताया जा रहा है, जो जैसे आपने कहा 2200 के करीब जो है वहाँ पे केस रजिस्टर हुए हैं, उससे भी ज़्यादा नॉन रजिस्टर्ड केस हैं। और इस तरह से जो वहाँ पे अपने जो हमारे जो वहाँ के स्वामी हैं उनको बेल तक नहीं दी गई, इस तरह की घटनाएं वहाँ पे हो रही हैं। अब ये सारा जो एजेंडा है
ये ओपनली वहाँ के जो कट्टरवादी हैं वो कह रहे हैं कि ये वहाँ पर बांग्लादेश में सिर्फ मुस्लिमों का राज होगा, शरिया कानून रहेगा, और वो किसी भी तरह से इतना प्रेशर दे रहे हैं कि जो सरकारी नौकरी में भी हैं जो हिंदू बांग्लादेशी, उनके ऊपर भी प्रेशर है कि या तो आप कन्वर्ट हो जाइए या आपको परेशान किया जाएगा, नौकरी छोड़ दीजिए, या उनको सताया जा रहा है। तो ये तो एक एजेंडा है उनका, और ये सारा कुछ जो पाकिस्तान, आईएसआई और जो ये जमात इस्लाम की उसके विचारों की तरफ से हो रहा है। और ये लोग जो अभी बड़े एक्टिव हो गए हैं, और इनको इस बात का ध्यान में रखना चाहिए कि जो हिंदुओं का काफी रोल रहा है बांग्लादेश की जो इकोनॉमी में और जो इतना सब कुछ होते हुए, उनको ये खत्म करने जा रहे हैं। तो ये एक अपना सुसाइड की तरफ बढ़ रहा है बांग्लादेश, और जैसे कटोरा लेके पाकिस्तान घूमता रहता है। अभी इनकी इकोनॉमी पहले अच्छी थी शेख हसीना के टाइम में, अभी इकोनॉमी खराब हो जाएगी। हाँ। इनका जो वहाँ कपड़ा उद्योग था, और सबसे बड़ी बात ये, अगर अंतरिम सरकार का गठन हुआ है और उसके प्रमुख अगर मोहम्मद यूनुस हैं, तो यहाँ उल जुलूल बहानों को बनाकर वो अपना पल्ला झाड़ नहीं सकते। जिम्मेदारी सीधे तौर पर उनकी बनती है और निभानी चाहिए। बंसल सर, अरविंद जी, आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा। एक बहुत छोटा सा ब्रेक इसी खबर के साथ ले रहे हैं, लौटेंगे फौरन।